तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि हमारा रियल मास्टरमाइंड सब लोगों के सामने आ गया था, जो कि थी किमिको सान। और गौरी ने हमारे लोगों को बता दिया था कि वो कितनी बड़ी पागल है, क्योंकि उसने खुद अपने आप को मारा था जब गौरी ने उसका यूज करना चाहा था। किमिको अभी युइची के सामने काफी अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। वो ये शो करना चाहती थी कि वही युइची की सबसे अच्छी फॉलोअर है और वो उन सभी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाती है जो भी युइची के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं। और यही वो शिबे के साथ भी करती है। जब शिबे युइची के अगेंस्ट कुछ बोलता है, जिसके लिए युइची उसे पनिशमेंट देता है कि वो बाहर से वोट्स कलेक्ट करके लेके आएगा, और उसके साथ बाहर किमिको भी जाती है, क्योंकि वो युइची से बोलती है कि शिबे को अकेले भेजना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट है। और फिर जैसे ही वो लोग बाहर चले जाते हैं, तभी किमिको शिबे पर हमला कर देती है। उसका इंटेंशन काफी क्लियर था, वो उसे चोट पहुंचाना चाहती थी, बट वो ऐसा नहीं कर पाती बिकॉज वो काफी डरी हुई थी। और फिर इसी के बाद वो अपना मैनिपुलेशन स्टार्ट करती है और शिबे को एक पॉइजन की डिब्बी देती है और उससे बोलती है कि अगर तुम युइची के अगेंस्ट लड़ना ही चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ऐसा वेपन होना चाहिए जो कि उसके वेपन की तरह ही काफी स्ट्रांग हो, और अगर तुम इसका यूज करोगे तो तुम तब अपने लोगों को बचा पाओगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 63। किमिको ने शिबे को एक पॉइजन की बोतल दी थी, जिस पर शिबे बोलता है ओके, तो मैं इसे काफी ग्रेटफुली एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर किमिको भी उससे बोलती है थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, आई एम सो ग्लैड कि मैं ये चीज तुम जैसे इतने अच्छे इंसान को पास ऑन कर पाई। और वो मन में सोचती है हाँ ये सच है कि शिबे माकोटो काफी अच्छा इंसान है और काटागिरी युइची एक इविल पर्सन है, और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसके पास कोई भी यूनिक क्वालिटीज, ना ही गुड ना ही कुछ बुरा है, एक ऑर्डिनरी इंसान। और सिर्फ इसी रीजन की वजह से वो मैं ही होंगी जिसके पास एंडिंग में लास्ट लाफ होगी। नॉर्मल आखिर वो क्या चीज है जो कि किसी को नॉर्मल बनाती है? ऑल्दो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि ये चीज पूछते हैं, बट सच में तो ये काफी सिंपल है। परफेक्टली एवरेज ग्रेड्स और एथलेटिक एबिलिटीज के साथ, जिनको कभी भी ब्यूटीफुल डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बट साथ ही साथ उन्हें कभी भी अगली भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये लोग हमेशा लॉ को ओबे करते हैं और वही करते हैं जो कि उन्हें करना चाहिए, बट वो लोग कभी भी अपनी लिमिट के बाहर किसी की मदद करने की कोशिश भी नहीं करते। और वो सारी स्किल्स जो कि सोसाइटी ने सेटअप करके रखी हैं, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को एवेल्युएट कर सकती हैं, उन सारी स्किल्स में मैं हर किसी में मिडिल में स्कोर करूंगी। मैंने अपना प्राइमरी स्कूल किया, मिडिल स्कूल किया, एंड देन उसके बाद हाई स्कूल किया। बट ये तब की बात है जब मैं अराउंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। तब मेरे सामने इस दुनिया का वो सच सामने आया कि शायद यहाँ पर जो लोग सबसे ज्यादा चीजें खोते हैं वो वही लोग हैं जो कि मेरे तरह नॉर्मल है, बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल। और इवन अगर मैं इन बीते 20 सालों के बारे में सोचूं भी तो मैंने अपने इस टाइम तक काफी सारे अलग अलग तरीके के लोगों को देखा। उनमें से कई काफी ब्रिलियंट थे, काफी वेल बिहेव्ड थे, एक अच्छे स्टैंडर्ड से रहने वाले इंसान, जिन लोगों पर बाकी लोग काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, उनकी सोसाइटी में काफी अच्छी रेपुटेशन होती है। और दूसरी तरफ बुरे लोग जो कि लॉ ब्रेक करते हैं और जिस वजह से उन्हें सोसाइटी के द्वारा पनिशमेंट भी रिसीव होता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकते। वो उसी डायरेक्शन में आगे जाते हैं और उसी हायरार्की में अपनी एक ऐसी पोजीशन बना लेते हैं जो कि बिल्कुल यूनिक स्टेटस को डिफाइन करता है, और वो होता है बुराई का स्टेटस। और एट लास्ट वो लोग एक स्टोरी बन जाते हैं जिनके किस्से हर किसी को सुनाए जाते हैं। उन सारे ही लोगों को एक स्टेटस मिलता है जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को कभी भी नहीं मिल सकता। सो आखिर सोचो कि आखिर इस दुनिया में ऑर्डिनरी इंसान को क्या ही मिलता है? तो क्या इसका मतलब यही है कि मेरी पूरी लाइफ में क्या मुझ जैसा नॉर्मल इंसान क्या कभी भी किसी चीज के लिए मेन कैरेक्टर नहीं बन पाएगा? और बेशक मैं अभी ये सब बोल रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सडनली एक एक्सेप्शनल और ब्रिलियंट इंसान में बदल जाऊं और सारे ही लोगों का स्पेशल अटेंशन मेरे ऊपर आ जाए। और मेरे लिए कोई इविल इंसान भी बनना काफी मुश्किल है, क्योंकि लोगों को परेशान करना, एक केओस क्रिएट करना, वो भी दुनिया वालों की चिंता किए बगैर, ये कुछ ऐसी चीज है जिस चीज को करने की डेयरिंग मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से इस दुनिया में अच्छा बनना और बुरा बनना, इन दोनों ही चीजों के लिए आपके पास काफी स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए। सो क्या आखिर मैं, जो कि एक ऑर्डिनरी इंसान है, क्या वो इस दुनिया में ऐसे ही जीता रहेगा विदाउट अपनी कोई भी वैल्यू दिए बिना? क्या कोई ऐसी चीज है, क्या कुछ भी ऐसा है जो कि सिर्फ ऑर्डिनरी लोग ही कर सकते हो? राइट, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिस चीज को करने का प्रिविलेज सिर्फ ऑर्डिनरी इंसान को ही मिला है, और वो ये है कि हमारे पास वो अथॉरिटी है कि हम उन लोगों को एक्सपेक्टेड कर सकते हैं जो कि स्पेशल हैं। हमारी जिंदगी एक गेम की तरह है, और इस गेम में जो ब्राइट साइड पर हैं वो लोग हैं जो कि काफी स्पेशल इंडिविजुअल्स हैं, और दूसरी साइड वो कॉमन लोग
जो कि हमारी तरह काफी बोरिंग है। हम लोग और कुछ भी नहीं बट एक मेयर स्पेक्टेटर्स हैं जो कि उन सक्सेसफुल लोगों की लाइफस्टाइल झांकते रहते हैं। तो तब जब वो स्पेशल इंसान अपना एक गुड शो दिखा रहे होते हैं, तब हम उनके अकम्पलिशमेंट्स को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय फील करते हैं, जैसे मानो कि वो जीत हमारी खुद की हो। लेकिन जब वो लोग कुछ गलती कर देते हैं, तब हम अपने खुद के फेलियर्स को असाइड करके काफी रिलैक्स होकर उन्हें नीचा दिखाने में लग जाते हैं। और यही करते हुए हम हमारी लाइफ से काफी अच्छी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर उन लोगों के फेलियर्स और अचीवमेंट्स में खो जाते हैं। और यही वो सिर्फ एक लौता राइट है जो कि सिर्फ हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल को बिलोंग करता है। सच में ये कैसा स्टूपिड एंड सेल्फिश प्रिविलेज है, बट मुझे ये मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपनी बची हुई जिंदगी में भी सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन के ही रह जाऊंगी। खैर, ऐसा नहीं है कि ये किसी भी तरीके से मेरे लिए एक लॉस हो, जो कि एक नॉर्मल इंसान है, जो कि सिर्फ एक एवरेज इंसान है। और एज अ स्पेक्टेटर मैं और कुछ कर भी नहीं सकती। मैं सिर्फ उन लोगों को देख सकती हूँ, वो अच्छे और बुरे लोग जो कि उस स्टेज पर डोमिनेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से वो लोग उस स्टेज पर अपने कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। और मुझे सिर्फ इतना ही करना होगा कि मैं उन लोगों को चीयर अप करूंगी, जिससे कि उनकी स्टोरी आगे बढ़ती जाए। एंड इन दी एंड वो सारे ही लोग डिस्पर्स हो जाएंगे और वो स्टेज खाली हो जाएगी, क्योंकि जो लोग परफॉर्म करते हैं वही मरते हैं। और मेरा मतलब अभी वही है कि जो लोग कभी उठकर उस स्टेज पर जाएंगे ही नहीं, उन लोगों को वो सेम फेट नहीं भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ इसी वजह से मेरे पास ही वो लास्ट लाफ रहेगी, द प्लेन ऑर्डिनरी मी, जो कि सिर्फ अपनी सीट पर बैठे हुए उन लोगों को स्पेक्टेट कर रही है। और फिर उसी के 1 घंटे बाद शिबे और किमिको शहर में वापस आ जाते हैं। शिबे बोलता है, मैं वापस आ गया यूइची, और समहाउ मैं इतनी वुड्स गैदर करने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखते हैं, वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कुछ टूट फूट हुई थी। आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? और किमिको मन में सोचती है, फिर से और ड्रामा। बेशक इन गधों को अकेला भी छोड़ दो, ये तब भी प्रॉब्लम कॉज करते ही रहेंगे। और तभी शिबे शियो से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर शियो उसे बताती है ये सिर्फ फूड की वजह से हुआ। यूइची और नामी-सान के बीच में फाइट हुई थी। और तभी नामी-सान उससे बोलती है, काटागिरी यूइची, मेरा बचा हुआ पोर्शन मेरे हाथों में दो। जिस पर यूइची उसे मना करते हुए बोलता है, नहीं, तुम्हें आखिरी दिन तक इसका सिर्फ एक ही एक पीस मिलेगा। जिस पर नामी उससे बोलती है, आखिर ऐसा क्यों? हमारे पास सारे ही लोगों के लिए इनफ फूड है, सो इसे लिटिल बाय लिटिल लेने से या फिर सारा ही एक बार लेने में इनमें फर्क ही क्या है? जिस पर शिबे भी बोलता है, वो बिल्कुल सही बोल रही है। अगर तुम्हारे इंटेंशन हम लोगों को कंट्रोल करने के नहीं है, तो आखिर तुमने उस फूड को हॉस्टेज की तरह क्यों लिया है? तो आखिरकार उसे मोनोपोलाइज करने की क्या जरूरत है? जिस पर यूइची बोलता है, देयर्स नो वे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो चलो मान के चलो कि अगर मैंने इसे वो सारा फूड दे भी दिया, तो क्या हो अगर वो एक ही सिटिंग में वो सारा ही खाना एक बार में खा जाए? और फिर तुम तब क्या करोगे जब वो अगले दिन तुम्हारे पास रोते हुए आए और बोले कि मुझे फिर से भूख लगी है? जिस पर शिबे उससे बोलता है, ऑब्वियसली मैं उससे यही बोलूंगा कि वो उसकी खुद की गलती है। आखिर तुम्हारी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी? क्या तुम सच में सीरियस हो? इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में, जहाँ पर तुम इतनी बर्फ और इतने बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में सराउंडेड हो, जैसे ही इस स्टोव का फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब यहाँ पर एक ऐसा कॉन्टेस्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि सिर्फ स्टेमिना का होगा। और तुम ये देख सकते हो कि हमारे पास कितना कम कोल बचा हुआ है। और जब वो सिचुएशन आएगी, तब तुम उस इंसान से जिसके पास बिल्कुल भी खाना नहीं बचा हुआ है, तुम उससे ये बोलोगे कि तुम्हें अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी देखकर चलनी चाहिए थी। तो बेसिकली उसका मतलब यही होता है कि अगर तुम मरे तो वो तुम्हारी गलती होगी। सो बेसिकली तुम उस वक्त ये नहीं बोल रहे हो, वो भी उस इंसान से जो कि तुम्हारे सामने भूख से मर रहा है, कि मैं तुम्हें अपना फूड नहीं दूंगा। शिबे, तुम सिर्फ यहाँ पर बाकी लड़कियों के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम जैसा इंसान जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम्हें सिर्फ शांत रहना चाहिए और वही करना चाहिए जो तुमसे बोला जाए। और तभी किमिको भी सोचने लगती है कि पुअर शिबे, जिसके पास कोई भी क्वालिटीज नहीं है अदर देन हिज काइंडनेस। तुम इंस्टेंटली काटागिरी कुन के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। बट डोंट वरी, क्योंकि अब तुम्हारी काइंडनेस की वजह से एक ब्रांड न्यू ड्रामा क्रिएट होगा। और तभी वो चिल्लाकर बोलती है, अब बस भी करो, तुमने फिर से काटागिरी सान को अपसेट करने की कोशिश की। मुझे वही चीज दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। यहाँ पर काटागिरी सान ही है जो कि हम सबके इंचार्ज हैं, सो उन्हें नाराज करने की गलती मत करना। और उनका अपोज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया। और तभी वो उसके पास आकर धीरे से बोलती है, मैं काफी घबराई हुई हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है।
और फिर तभी किमिको यूइची की तरफ मुड़कर बोलती है, क्या मैं एक आइडिया प्रपोज कर सकती हूँ काटागिरी-सान? ऐसा कैसा रहेगा अगर हम बचा हुआ राशन 2 हाफ्स में डिवाइड कर लें और वो 2 ग्रुप्स ऐसे होंगे, जो लोग काटागिरी-सान को सपोर्ट कर रहे हैं वो इस तरफ और जो लोग काटागिरी-सान के अपोज में हैं उस तरफ। क्योंकि अगर हम इतनी क्रैम्प स्पेस में लड़ते रहेंगे तो जरूर हम लोग काफी सारी मिस्टेक्स क्रिएट करेंगे। सो इसी वजह से हम इस नफरत के बीज को उखाड़ फेंकते हैं और हमारे फूड राशन को इसी वक्त स्प्लिट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे और फॉर एग्जाम्पल किसी टीम का राशन खत्म भी हो जाता है तो वो किसी की भी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बट वो उस पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिन्हें उस फूड को आपस में शेयर करना था। सो बताओ काटागिरी-सान, आई थिंक ये काफी अच्छा आइडिया है जिससे कि हम और ज्यादा कैजुअलिटीज को होने से रोक सकते हैं। जिस चीज को सुनने के बाद यूइची भी उस पर एग्री कर जाता है और तभी किमिको सारे ही लोगों से पूछने लगती है, क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है? जिस चीज पर शिबे और शिंजी भी एग्री कर जाते हैं और तभी किमिको शिबे के पास आकर बोलती है, वेल ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है और बिसाइड्स अगर हम फूड को स्प्लिट कर देंगे तो आई थिंक तुम्हारे पास उस चीज को यूज करने की एक अपॉर्चुनिटी होगी, मेरा वेपन। सो अपनी चॉइस बनाओ, तुम्हें तब बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा जब वो टाइम आएगा। और तभी शिबे भी बोल देता है, चलो ठीक है तो अब फूड को डिवाइड करते हैं। और तभी किमिको बोलती है, ये तो काफी अच्छा हुआ और इसी तरीके से हम एक दूसरे सीड ऑफ कन्फ्लिक्ट को भी एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन वो मन में सोचती है, अब एक न्यू सीड ऑलरेडी प्लांट हो चुका है, बट टू ब्लॉसम अ ब्यूटीफुल फ्लावर मुझे एक और बीज बोना पड़ेगा। और फिर तभी रात हो जाती है। यूइची और किमिको बाहर आ जाते हैं। तब यूइची उससे पूछता है, सो आखिर तुम्हारा अब से क्या करने का इरादा है क्यूगोची-सान? लेकिन इसी बात पर किमिको उसके पास आकर बोलती है, आखिर इस चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं ही वो मास्टरमाइंड हूँ जो कि तुम्हें मैनिपुलेट कर रही हो, लेकिन वो तुम ही तो हो जिसे मेरा पासवर्ड पता है और ये एक फैक्ट है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा सकता। जिस पर किमिको उससे बोलती है, इस बात का उससे कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं एक नेमलेस एनपीसी की तरह हूँ, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग को चीयर अप करेगी और उनकी हर बात को फॉलो करेगी। और क्या यही चीज गौरी-सान के इंसिडेंट के साथ भी नहीं हुई थी? पता है ना उस टाइम क्या हुआ था? तुम्हारे डर में मैंने तुम्हारी हर वो कमांड को फॉलो किया और अल्टीमेटली तुम्हें एग्जैक्टली वही आउटकम मिला जो कि तुमने चाहा था। जिस पर यूइची बोलता है, जो कि मैंने चाहा था लेकिन वो उससे कई ज्यादा है, बिकॉज जो भी कुछ हुआ मेरे पास तब कोई भी चॉइस नहीं थी। क्या तुम सच में अभी सीरियस हो? नॉट ओनली कि तुम अभी सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, बट तुम अभी लीड एक्टर भी हो, लेकिन अब तुम अपने कोल्ड फीट पर आ गए हो। सो सुनो, शिबे-कुन अब तुम्हें मारने आएगा। जिस पर यूइची उससे बोलता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जिस पर किमिको से बताती है, वो तुमसे बहुत गुस्सा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और जब हम लोग साथ में थे तब उसने मुझसे बोला था कि वो तुम्हारे सारे क्राइम्स को जज करेगा और विदाउट अ डाउट वो तुम्हारे सिर्फ एक गलत स्टेप का इंतजार कर रहा है। इन दैट वेरी मोमेंट जैसे ही तुम फिसल जाओगे, उसने मुझसे बोला है कि उसके पास एक काफी खतरनाक वेपन है। सो जब वो टाइम आएगा तुम्हें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। सो इसी वजह से अगर वो कुछ भी सस्पिशियस चीज करे तो तुम्हें अपने आप को उसे शूट करने के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और तभी यूइची बोलता है, शिबे के पास एक पावरफुल वेपन है। क्या चलो ठीक है, मैं सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकता हूँ। और फिर इसी के बाद किमिको सोचने लगती है, और अब इसी के साथ दोनों सीट्स बो दिए गए हैं और अब सिर्फ आराम से बैठकर स्पेक्टेट करना है और देखना है कि आखिर किस तरीके के फूल खिलते हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिर कल के दिन कौन इस स्टेज को छोड़कर जाता है। और फिर जैसे ही अगला दिन स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक नया केओस क्रिएट हो चुका था। सारे ही लोग काफी ज्यादा शॉक में थे। आखिर ये क्यों हुआ? आखिर ये क्या हुआ? बिकॉज नामी-सान जमीन पे पड़ी हुई थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और यूइची उस चीज को देखकर समझ गया था कि उसकी ऐसी हालत पॉइजन से हुई है। और तभी नामी की धीरे से आवाज आती है, किसी ने मेरे खाने में पॉइजन मिला दिया था। और तभी किमिको चिल्लाकर बोलती है, क्या यहाँ पर किसी ने अपने पास पॉइजन भी छुपा करके रखा है? आखिर वो कौन हो सकता है? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो बताना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। पर्सनली मुझे ये एपिसोड काफी अच्छा लगा बिकॉज निको का पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा रियलिस्टिक था। और यही बात टोमोडाची गेम की काफी अच्छी है कि ये काफी सारी रियल लाइफ लेसन दी है, जिस चीज को हम रियल लाइफ से काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। सो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। और चिंता मत करना, वीडियो अब जल्दी आएगा, तो नो वरी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।